नमस्कार, गैलेक्सी निरोग में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अरुण राज पांडे गैलेक्सी अस्पताल में क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ के रूप में कार्य कर रहा हूं। आज हम कोरोना वायरस के वैश्विक प्रभाव और उसकी रोकथाम के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन संपूर्ण विश्व में तेज़ी से फैल रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हम सभी भारतीयों की एक आदत होती है कि हम लापरवाह प्रवृत्ति के होते हैं और चीज़ों को अवॉइड करना या टालना हमारी आदत में शुमार होता है। इस विषय पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य जो है वो आपकी अवेयरनेस को, आपकी जागरूकता को बढ़ाना है और आप स्थिति की गंभीरता को बेहतर तरीके से समझना और उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए उस पर चर्चा करना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विभिन्न न्यूज़ चैनलों में, अखबारों में और सोशल मीडिया पे भी कोरोना वायरस के बारे में समय समय पर जानकारियाँ उपलब्ध कराई जा रही हैं और उनके अनुसार जो इस वायरस की इन्फेक्टिविटी है वो 20 से 30% के आसपास है और जो इससे मरने वाले लोगों का प्रतिशत है वो 2 से 3% है। मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये जानकारी जो है अपूर्ण है और अब जो है हम इस पर ही विश्वास करके आराम से नहीं बैठे रह सकते हैं कि इसमें जो मरने वालों का प्रतिशत है वो काफ़ी कम है, क्योंकि धीरे धीरे ये देखा गया है कि ये अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। और चाइना में भले ये 2 से 3% था, परंतु इटली में ये करीब 9 से 10% लोगों को अपने कारण मृत्यु के गाल में सौंप रहा है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने वाले लोगों में ये देखा गया है कि मृत्यु की दर जो है वो 30 से 40% के आसपास है और आईसीयू में भर्ती होने वाले लोगों में 98% के आसपास मॉर्टेलिटी देखी गई है। अब कोरोना वायरस पर चर्चा करने का मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो है किस तरीके से गंभीरतापूर्वक क्या उपक्रम करें कि हम इससे बच सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम पहले इस बीमारी के जो नेचुरल कोर्स ऑफ डिजीज़ है उसको हम समझें कि ये बीमारी किस तरीके से फैली है और इसकी क्या क्या विशेष इसमें स्पेसिफिकेशंस हैं जिसको कारण ये बीमारी फैल रही है। और इसके साथ साथ हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि बीमारी महामारी का रूप ले चुकी है और जिसे पैंडेमिक भी कहते हैं। पैंडेमिक का मतलब होता है कि ये एक से अधिक महाद्वीपों में फैल चुकी है। किसी भी पैंडेमिक के फैलने का जो है वो 4 चरण होते हैं। पहले चरण में जब कोई व्यक्ति किसी इन्फेक्टेड एरिया में, जैसे किसी देश में, चाइना या इटली में भारतीय व्यक्ति अगर घूम के आया है तो वहाँ से इन्फेक्शन लेके आया है, ये पहला चरण है। और जब ये व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को, विसिनिटी के लोगों को इन्फेक्शन दे देता है तो ये दूसरा चरण होता है। हमारा देश अभी दूसरे चरण में है। दूसरे चरण के बाद तीसरा चरण होता है कि ये इन्फेक्टेड लोग और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं, जो काफ़ी गंभीर स्थिति होती है। और चौथे चरण में जो है वो बीमारी जो है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, जैसे कि चाइना, इटली और ईरान में देखने को मिला है। हम दूसरे से तीसरे चरण की ओर जा रहे हैं, इसलिए हमें अधिक गंभीर होने की आवश्यकता है और इस समस्या को जो है अधिक संजीदगी से निपटने की आवश्यकता है। सरकारी प्रयास जो इस क्षेत्र में अभी तक किए गए हैं, चाहे वो एयरपोर्ट्स पे क्वारंटाइन बनाना हो, आइसोलेशन वार्ड बनाना हो या विभिन्न डायग्नोस्टिक सेंटर स्थापित करना हो, ये निश्चित रूप से सराहनीय है। पर सिर्फ सरकारी प्रयास से ही इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकेगा। आने वाले 1 से 2 महीने जो है वो काफ़ी क्रूशियल हैं और इसमें व्यक्तिगत प्रयास जो है और सामाजिक प्रयास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले जो है हम इस बीमारी के नेचुरल कोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। पिछले 2 से 3 महीनों में करीब 4 से 5 शोध पत्र प्रकाशित हुए हैं जो इस बीमारी के बारे में कुछ विशेष जो इसके लक्षण हैं या विशेष जो इसके बारे में जानकारियां हैं वो मैं आपको साझा करना चाहूँगा। जिसमें सबसे पहला यह है कि इस बीमारी का जो इंक्यूबेशन पीरियड है कोरोना वायरस का वो 4 से 24 दिन है। इसका मतलब लक्षण जो है किसी व्यक्ति में इस वायरस के प्रवेश करने के बाद 4 से 24 दिनों में सामने आते हैं। इसका दूसरा अर्थ निकाला जाए तो ये है कि इन 4 से 24 दिनों में व्यक्ति जो है बिना लक्षण के भी अपने शरीर में वायरस रखता है और आपको इन्फेक्ट भी कर सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ये मैन टू मैन ट्रांसमिशन से फैलता है। भले ही कहा गया कि ये चमगादड़ से पहली बार फैला या किसी अन्य जीव से फैला, पर अभी ये सिर्फ मैन टू मैन ट्रांसमिशन से फैल रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम मैन टू मैन ट्रांसमिशन को रोक दें तो बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी सटल या काफ़ी छोटे भी हो सकते हैं या कभी कभी कोई साइन सिम्टम्स भी नहीं हो सकता है और कभी बुखार, सर्दी, खांसी या डायरिया के साथ ये प्रेजेंट कर सकता है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना वायरस से ग्रसित मरीज या व्यक्ति आपके आसपास घूम रहा हो, उसे कोई लक्षण ना हो, पर जब वो आपको वायरस ट्रांसमिट करेगा तो आप सारे साइन सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर जाएं। इसके अलावा ये समझना जरूरी है कि ये छींक के साथ या खांसने के साथ तो निकलता ही है, पर यह वायरस इसके अतिरिक्त सलाइवा में या आपके मल मूत्र में भी उपस्थित है, तो निश्चित रूप से इनके द्वारा भी आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि ज़्यादातर देखा गया है विभिन्न शोध पत्रों में कि ज़्यादातर पुरुष जो है इस वायरस से महिलाओं की तुलना में इन्फेक्ट ज़्यादा हुए हैं।
मॉर्टेलिटी मैंने जैसे कि चर्चा की कि काफ़ी बढ़ चुकी है और अस्पताल के अंदर मॉर्टेलिटी 20 से 30% के आसपास है और आईसीयू में 98% के आसपास है। 50% इन्फेक्शन जो है वो हॉस्पिटल से ट्रांसमिट हुआ है, ऐसा चाइना में देखा गया था कि जो व्यक्ति कोरोना का अस्पताल में भर्ती था उसके आसपास से, उसे टच करने से या उसके आसपास होने से लोगों ने इन्फेक्शन फैलाया और टोटल इन्फेक्शन जितने भी लोगों में था उनमें से 50% लोग ऐसे थे जो किसी न किसी कारण से इस अस्पताल से जुड़े हुए थे। जो इन्फेक्ट होने वाले लोगों की उम्र देखी जाए तो 50 से 60 साल के लोग जो हैं उनमें जो है मृत्यु ज़्यादा देखी गई है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक हमारे पास इसका कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। जो भी दवाएं यूज़ की गई हैं, चाहे वो मलेरिया के लिए यूज़ की जाने वाली क्लोरोक्विन हो या फिर HIV के लिए यूज़ की जाने वाली राइटोनाविर हो या कुछ इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं जैसे कि टोक्लीमिमाब, ये सारे के सारे जो हैं ये यूज़ किए गए हैं, कहीं पे सफलता भी मिली है पर कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट या कोई प्रूफ गाइडलाइन अभी तक नहीं बनी है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इस दवा से या इस पर्टिकुलर तरीके से जो है इसका इलाज किया जा सकता है। ये सारी बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि इससे ये साबित होता है कि ये काफ़ी खतरनाक है, ट्रांसमिशन तेज़ी से बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे आने वाले 1 से 2 महीनों में ये बहुत ही तेज़ी से फैल जाएगा अगर हम इसका प्रसार न रोक पाए। प्रसार रोकने के 2 तरीके हैं, एक खुद की इम्यूनिटी को बूस्टअप करना, बढ़ाना, और दूसरा इसके ट्रांसमिशन को रोकना। इम्यूनिटी बूस्टअप करने के बारे में हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं पर कुछ बेहतर उपाय हैं जैसे कि हमेशा एडिक्वेट और हेल्दी फूड लेना, खास करके जो हेल्थ वर्कर्स अस्पतालों में काम करते हैं या फिर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे जा रहे हैं उन्हें खाली पेट नहीं जाना चाहिए। एडिक्वेट हाइड्रेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अर्थात आपको जो है पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए या लिक्विड चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन में कारगर होता है क्योंकि सभी वायरल इन्फेक्शन जो है वो डिहाइड्रेशन कराते हैं और उससे बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा योग व्यायाम करना और पर्याप्त नींद लेना बहुत ज़रूरी है जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है और आपकी इम्यूनिटी को इंटैक्ट बनाए रखता है। विटामिन डी और विटामिन सी के सेवन की जो बात हो रही है वो भी काफ़ी हद तक ठीक है क्योंकि विटामिन डी और सी जो है ये नॉर्मल भी किसी प्रकार के इन्फेक्शन के जो कोर्स और ड्यूरेशन होता है उसको कम करता है और इन्फेक्शन होने से भी बचाता है। इसके अलावा एंग्जाइटी से ज़रूर बचें क्योंकि एंग्जाइटी जो है आपके शरीर में विभिन्न प्रकार के हार्मोनों का लेवल, खास करके कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाता है जिससे आपकी इम्यूनिटी कम होती है। ये तो बात हो गई आपको इम्यूनिटी को बूस्टअप करने की या बिल्टअप करने इंटैक्ट बनाए रखने की। अब हम बात करें कि एक्सपोजर को किस तरीके से रोका जा सकता है। एक्सपोजर रोकने के बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस समय समय पे जारी हो रही हैं और लगभग सभी चीज़ें आप जानते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि इन चीज़ों को जानते हुए भी कितनी गंभीरता से आप लेते हैं और कितनी गंभीरता से आप इसको जो है अपनी प्रैक्टिस में ला रहे हैं। फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा कि अननेसेसरी हॉस्पिटल विजिट से जरूर बचें। अगर आपका कोई रिश्तेदार भर्ती है किसी भी बीमारी से, किसी भी समस्या से, तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लगाई जाए। आप कम से कम अस्पताल जाएँ, आप कम से कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाएँ या सार्वजनिक कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो टाला जा सकता है। रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों में जाने से बचें। जब भी आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं या किसी के संपर्क में हैं तो 1 से 2 मीटर की दूरी बना के रखें। ये अपनी आदत में डालेंगे तो निश्चित रूप से आप इन्फेक्शन से बच पाएंगे। अननेसेसरी टच, हैंडशेक या हाथ मिलाने या गले मिलने से बचें। खुले में खांसने से, छींकने से बचें और अगर आप खांस छींक भी रहे हैं तो एक विशेष तरीके से अपने मुंह को जो है वो अपने ऊपरी हाथ की तरफ रख के इस तरीके से खांसें। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर यूज़ होने वाले फर्नीचर, रेलिंग्स, इनको टच करने से बचें। अननेसेसरी सभी जगहों पे चलते हुए टेबल, कुर्सी और जो भी रेलवे स्टेशन पे आप देखते हैं तमाम फर्नीचर होते हैं या बस अड्डों पे फर्नीचर होते हैं या अस्पतालों पे होते हैं, कोशिश करें कि उन पे ना बैठें या उनको ना छुएं। हाथ धोना जो है बहुत ही कारगर उपाय है और हाथ धोने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टीरिलियम या एंटीसेप्टिक्स मिले तभी आप ये काम कर पाएँ या सैनिटाइज़र हो। आप साबुन और पानी से भी हाथ धो सकते हैं। हाथ धोते समय ये ज़रूर ध्यान देखें कि जो आपकी कलाइयों की जो क्रीज़ होती है उसको ज़रूर अच्छे तरीके से धोएं। ये देखा जाता है कि तमाम बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं इन क्रीज़ में बने रहते हैं भले आप हाथ धो लें। इसके अलावा जब आप बाहर से कहीं सफ़र करके आते हैं या घूम फिर के आते हैं तो अपना चेहरा बढ़िया तरीके से धोएं और उसमें भी अपने गले की जो क्रीज़ होती है उसको अच्छे तरीके से धोएं। कोशिश करें कि लोगों का किसी दूसरे का जूठा ना खाएं क्योंकि ये देखा गया है कि ये सलाइवा में भी उपलब्ध है। और इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जिसके बारे में आपको पता है और लगभग सभी सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स पे या समाचार पत्रों में इसके बारे में बताया जा रहा है, उसको प्रैक्टिस करें और आवश्यकता है गंभीरता से इस समस्या को लेने की और अपने गंभीरता के स्तर को ऊपर ले जाने की, बढ़ाने की। अगर हम आने वाले 1 से 2 महीनों में अधिक गंभीर रहेंगे और इसकी गंभीरता को समझते हुए सही प्रैक्टिसेस अपनाएंगे तो निश्चित रूप से भारत जो है अन्य देशों की तुलना में बेहतर तरीके से कोरोना पर नियंत्रण कर पाएगा और हम एक मिसाल प्रस्तुत कर पाएंगे। गैलेक्सी निरोग में आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।